दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर अरूसी लिबास में छुपा वजूद चौंका और तेज़ी से खुद में सिमटने लगा। भारी कदमों की आवाज़ बिस्तर के जितने करीब होती जा रही थी, उसी हिसाब से उसका दिल तेज़ी से धड़क रहा था। आहा! ज़हे नसीब! देखो तो कितनी अज़ीम हस्ती हमारे कमरे में तशरीफ़ फ़रमा है। अब हम अपनी किस्मत पे रश्क करें या खुद को इस काबिल ना समझकर कमरे से दफ़ान हो जाएं। घूंघट उलटते साथ ही वो फतह के नशे में चूर तमसखुराना लहजे में उससे मुखातिब था। हिजाब ने उसके अंदाज और अल्फाज पर दहल कर उसकी जानिब देखा। सियाह आंखें उन मगरूर भूरी आंखों से टकराई थीं, जहाँ एक में बेबसी जबकि दूसरे में गरूर का समंदर ठाठे मार रहा था। बिस्तर मुट्ठी में दबाती वो उसके कड़वे अल्फाज बर्दाश्त के लिए खुद में हिम्मत पैदा करने लगी, मगर फिर भी आंसू गालों पे लुढ़क गए थे। ये हुई ना बात, तुम जो ये मगरमच्छ के आंसू बहाती हो, उनको बहने का हक सिर्फ मेरे तवस से होना चाहिए। मुझे खुशी है कि मेरे बिना कहे तुम ये बात समझ गई हो। वो सफाकियत की इंतहा को छूता बोल रहा था। दोनों हाथों से बिस्तर मुट्ठियों में जकड़े हिजाब फूट फूट कर रो पड़ी। दिल यूं तकलीफ में था, जैसे कोई मुट्ठियों में जकड़े बेदर्दी से मसल रहा हो। जहाँ ना दिल बंद होने को आता था, ना रूह वजूद से अलग होती थी तो सिर्फ अजियत। वो चित बिस्तर पे गिरा, आंखें बंद किए, दोनों बाजू खोले, इत्मीनान से उसका रोना एंजॉय करता रहा। ज़ोहान, हिजाब के लब फड़फड़ाए। ज़ोहान ने चौंक कर आंखें खोली। उसकी आंखें मारे बेयकीनी के ज़रूरत से ज़्यादा खुली थीं। आज पहली बार उसने हिजाब के मुंह से अपना नाम सुना था। ये एहसास इतना अजीब था कि वो मारे बेचैनी के फ़ौरन से उठ बैठा। मुझे अम्मी अब्बा याद आ रहे हैं। अब की बार वो बहुत तड़प कर रो रही थी। ज़ुहान के वजूद को एक बेचैन सी खामोशी ने आ घेरा। उसकी तरफ पीठ मोड़े वो सांसें रोके उसका रोता सुनने गया। बोलने को अल्फाज खत्म हो गए थे। मुझे अम्मी अब्बा बहुत याद आ रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि मैं मर जाऊंगी। अब की बार वो अपने हाथ से उसका कंधा दबोचे उसको अपना गम सुना रही थी। चूड़ियों की छन छन, जेवरात का शोर, एक लड़की का बेबसी भरा रोना और अपने कंधे पे उसके हाथों की गिरफ्त उसे अच्छे से समझा गई कि इस वक्त वो किस कदर दर्द की इंतहा पर थी। वो तेज़ी से उठा और लंबे लंबे ढक पर था बाहर टेरेस पर आ निकला। हिजाब का हाथ वहीं हवा में मुअल्लिक रह गया, कंधे झुके हुए थे। आते ही उसने खुली फिजा में आकर गहरी सांस भरी, मगर फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो किसी की रूह को कैद करके खुद कैसे आज़ादी का ख्वाहिशमंद हो सकता था। सिगार लबों में दबाते हुए उसने धुआं हवा में छोड़ा। उस धुएं के पार उसे अपनी माजी के कुछ खास दिन दिखाई दिए। वो दिन जब हिजाब उसकी ज़िंदगी में आई थी। अंदर हिजाब बिलखते बिलखते वहीं सो गई थी। अगर कोई पूरे वजूद से जाग रहा था, तो वो ज़ुहान खानज़ादा था। आ जाओ बेटा, इसे अपना ही घर समझो। आज से तुम इस घर की बेटी हो। रहमान खानज़ादा ने उसके सर पे इज़्ज़त भरा हाथ रखते हुए खुद आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला। चादर का पल्लू दोनों हाथों से मसलते हुए कंफ्यूज सी हिजाब ने उस खूबसूरत बंगले के अंदर पहला कदम रखा था। अरे नेक वक्त सुनती हो, देखो तो ज़रा कौन आया है। अंदर दाखिल होते ही रहमान खानज़ादा आवाज़ें लगाने लगे। तभी फ़ौरन से कुछ औरतें सीढ़ियाँ उतरती हुई हिजाब को दिखाई दी। माशाअल्लाह, जैसा सुना था उससे बढ़ के पाया है। तुझे मेरी नेकी दी, मेरी नेक बेटी। एक उधेड़ उम्र खातून आते ही उसे गले लगाकर चटाचट चूमने लगी। वो गालिबन रहमान खानज़ादा की बीवी अनीसा खानज़ादा थी। इतने में घर की बाकी औरतें भी वहाँ जमा होने लगीं। सब उसके इस्तकबाल के लिए वहाँ आई थीं और उनका वालहाना अंदाज़, शफ़क़त, इस कदर इज़्ज़त हिजाब के लिए नया था। इतनी मोहब्बतों पर हिजाब की आंखें न चाहते हुए भीग गई थीं। अगरचे उसका चेहरा इस वक्त निकाब के पीछे छुपा था, मगर आंखों का हाल किसी से नहीं छुपा था। वो ख़दशे जो वो दिल में बसाए यहाँ आई थी, खुद ब खुद उसके दिल से दूर होने लगे। एक महीना पहले उसके वालिदैन की हादसे में वफ़ात हो गई थी। वो उनकी इकलौती औलाद थी। नाज़ो नम में पली फड़ी, मगर इंतहाई सुलझी हुई और पाकबाज़। इस हादसे ने उसका पूरा वजूद बखेर कर रख दिया। उसके चचा और चची अपने बच्चों समेत उसके घर आकर रहने लगे, ये बोल कर कि वो अकेली लड़की कैसे इस दुनिया में जिएगी। और हिजाब इस कुर्बानी पर उनकी बेहद शुक्रगुजार थी, क्योंकि उसे उनकी खोटी नीयत का अंदाज़ा नहीं था। अपने बेटे सैफ के साथ हिजाब की शादी करवा कर उनका इरादा उसकी जायदाद पर कब्जा करने का था। और हिजाब शायद जज्बात में आकर उनकी ये बात मान भी लेती, मगर इससे पहले चचा के कमरे में चाय देने जाते वक्त उसने उनकी सारी बातें सुन ली। उसे लगा वो अर्श से फर्श पे आ गिरी हो। अपने तो मारते भी हैं तो छाँव में, मगर यहाँ तो मामला ही उलट था। उन्होंने तो उसे ज़िंदा दरकोर कर डाला था। अम्मी अब्बा के कमरे में आकर उनकी चीज़ों को सीने से लगाती वो खूब रोई थी। फिर कुछ सोच कर अब्बा की डायरी उठाई और उनके करीबी दोस्तों में से रहमान खानज़ादा के नंबर पर डरते हुए कॉल मिलाई।
क्योंकि वो अक्सर अब्बा के मुँह से उनका नाम सुना करती थीं और उनकी दोस्ती की गहराई से खूब वाकिफ़ थीं। रहमान खानज़ादा उस वक़्त बिज़नेस के सिलसिले में मुल्क से बाहर थे। बाकी पाकिस्तान में सारा बिज़नेस उनके इकलौते और लाडले सपूत ज़ुहान खानज़ादा ने सँभाल रखा था। दोस्त की मौत और उसकी बेटी को इस कदर तकलीफ़ में पाकर उन्होंने लम्हे की देर किए बगैर पाकिस्तान की फ़्लाइट ली और फ़ौरन से हिजाब को लेने उसके घर चल पड़े। वहाँ हिजाब के चचा और चाची और बाकी रिश्तेदारों ने खूब वबेला मचाया था। वो किसी सूरत हिजाब को जाने नहीं दे रहे थे, वो भी तब तक जब रहमान खानज़ादा खामोश थे, और जब वो थाड़े तो सबकी ज़ुबान को कफ़ल लग गया था। मैं अब मज़ीद इस बच्चे पे कोई जुल्म बर्दाश्त नहीं करूँगा। ये आज से मेरी बेटी है और अपनी मर्ज़ी से मेरे साथ जा रही है। अब इसको किसी ने तकलीफ़ पहुँचाने की कोशिश की या इसके बाप की विरासत को गंदी नज़रों से देखा, तो वो झेल की हवा खाने के लिए खुद को तैयार रखे। मजबूर लहजे में सबको धमकाते वो हिजाब को लिए वहाँ से चले गए। हिजाब ने एक बार पीछे मुड़कर अपने घर को हसरत भरी नज़रों से देखा था, मगर उसकी निगाह सैफ पर अटक कर रह गई, जो नम आंखों में हिज्र का गम लिए उसको देख रहा था। न जाने क्यों हिजाब के दिल में भी ठेस उठी थी। उसकी सैफ के साथ कोई जज्बाती वाबस्तगी नहीं थी, मगर ऐसा भी नहीं था कि वो उसके जज्बात से नावाकिफ़ हो। वो फ़ौरन से निगाहें फेर गईं। सैफ अफंदी शायद हिजाब अफंदी के नसीब में था ही नहीं। बेड पे बैठते हुए हिजाब ने निकाब उतार कर गहरी सांस पड़ी और एक ताहिराना निगाह उस वसी और इस खूबसूरत कमरे पे डाली। यहाँ के लोगों का अंदाज देख कर लगता नहीं था कि वो किसी गांव के बासी हैं, बल्कि सभी इंतहाई सुलझे हुए पढ़े लिखे और मलनिसार लोग थे। बैंड बाजे की आवाज़ें उसके कमरे तक आ रही थीं। घर में शादी हो रही थी, ये बात उसे रहमान खानज़ादा गाड़ी में बता चुके थे। उनके छोटे भाई तोबान खानज़ादा की बेटी सहर की शादी हो रही थी अपने कज़न यानी फुप्पो के बेटे साहिल के साथ। रहमान खानज़ादा ने उसे मज़ीद तफ़सीलात भी बताई थीं, मगर घर छोड़ने का गम उस पर इस कदर सवार था कि वो बेदयानी में हाँ हूँ करती रही। उसी वक़्त शहर की छोटी बहन महर खानज़ादा कमरे में दाखिल हुई। हिजाब ने जल्दी से अपनी आंखों के भीगे गोशे साफ किए। सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? दरअसल बड़ी अम्मी ने आपके लिए कुछ जोड़े भिजवाए हैं। आज सहर आपकी की मेहंदी है ना? अरे आप तो, वो बोलते बोलते बीच में रुकी और मुंह पे हाथ रखकर हिजाब को देखा। क्या हुआ? हिजाब ने नासमझी से उसे देखा। आप कितनी खूबसूरत हैं। वो हमारे भी यकीन नहीं कि उसके चेहरे पे हाथ लगाए हुए बोली थी। हिजाब बेसाख्ता जोर से हंस पड़ी। आप तो हंसती भी इतना प्यारा हैं। अगर मैं लड़का होती तो भी जाकर बड़े अब्बा को बोलती कि अब्बा जी शहर आफिस से पहले इस दोशीज़ा को मेरे साथ रुखसत कर दें, वरना मैंने अपनी मोहब्बत को साबित करने के लिए उनको लाल रंग से खत लिखा भेजना शुरू कर देने हैं। वो पटर-पटर बोलती जा रही थी और उसी हिसाब से हिजाब हँसे जा रही थी। आपको हँसता देखकर बहुत अच्छा लगा। मुझे उम्मीद है कि आप यहाँ हमेशा यूँ ही हँसती रहेंगी। उसके दोनों हाथ थामते हुए मेहर अपनायत भरे लहजे में बोली। हिजाब के लब महसूस अंदाज से सिकुड़े थे। फ्रेंड्स, मेहर ने हाथ आगे बढ़ाया, जिसे हिजाब ने भरपूर मुस्कान के साथ खुश दिली से थामा था। मेहर, लड़की किधर चली गई हो? मेरा कुर्ता कौन इस्त्री करेगा? बाहर से मर्दाना सहर अंगेज मगर चंचलाई हुई आवाज़ सुनकर हिजाब ने जल्दी से दुपट्टा दुरुस्त किया। ओह तेरी खैर! मेहर ने सर पे हाथ मारा। हिजाब ने मुस्कान दबाए उसका डरा हुआ अंदाज देखा। यकीनन वो बंदा खासा रौबदार था। आ रही हूँ ज़ुबान लाला। महर उछल कर खड़ी हुई। अच्छा, आपने 7 बजे तक तैयार हो जाना है और आपके पर्दे के लिए भी सारा सामान है। सो इत्मीनान से तैयार हो जाना। मैं आपको लेने खुद आऊँगी। वो जल्दी से बोल कर ये जा वो जा। पीछे हिजाब उसकी फुर्ती पर मुस्कुराती रह गई। मेरे संग संग गाओ गोरियो, शर्माओ न लगा के मेहंदी, ज़रा तालियां बजाओ गोरियो। ये घड़ी है मिलन की, एक सजन से सजन की। हिजाब जब लाउंज में दाखिल हुई तो एक अलग ही नज़ारा था। लड़कियां गोल घेरा बनाकर बैठी गीत गा रही थीं। बीच में ढोल रखा था जिसको बजाने के साथ वो मिलकर गा रही थीं। कुछ जोड़ियां बनाए चूम रही थीं। आओ जाओ हिजाब उसे देखते ही सब उसे अपनी तरफ बुलाने लगी। वो सबको मुस्कुराहट पास करती थी में से सर हिलाते हुए मेहंदी की दुल्हन बनी सहर के पास आ बैठी। बहुत अच्छी लग रही हैं आप। हिजाब ने दिल से तारीफ की। आप भी बहुत खूबसूरत लग रही हैं। जवाबन सहर ने भी मुस्कुराकर उसकी खूबसूरती को सराहा था। हिजाब ने खुद को अजीब सी खफ़्फ़त में मुब्तला पाया। वो उस वक़्त मेहंदी रंग की खूबसूरत कामदार फ्रॉक में मलबूस थी। साथ ही उसने सिल्क का खूबसूरत हिजाब सर पे लपेट रखा था, जिसके साथ मैचिंग की निकाब पट्टी थी। पहले-पहले उसे लगा शायद यहाँ इसका इस तरह घर के अंदर निकाब करना सबको बुरा लग सकता है, मगर सब नॉर्मल थे तो उसे खुद भी सुकून उतरता महसूस हुआ। आप मेहंदी की दुल्हन हैं और मेहंदी नहीं लगाई आपने? हिजाब ने सहर की मेहंदी से आरी हाथ हैरानगी से देखते हुए पूछा। जिस लड़की ने मेहंदी लगानी थी, उसके रिश्तेदारों के यहाँ फ़ौत की हो गई तो उसे दूसरे शहर जाना पड़ा।
वो लब भींचते हुए अफसुर्दगी से बता रही थी। ओ, तो परेशानी किस बात की है? मैं हूं ना। अगर आप चाहें तो। वो बात के इख्तिताम पर लब कुचलते हुए झिझकी। अभी वो उनसे इतना फरी नहीं हुई थी कि ऐसे धड़ल्ले से कुछ भी बोल देती। आपको मेहंदी लगानी आती है? शहर की आंखों में खुशगवारियत भरी हैरत देखकर उसने नरमी से सर हिलाया। तो लगाएं फिर, देर कैसी? शहर बाहोशी राजी हुई। अगले ही लम्हे वहां मेहंदी लगवाने वाली लड़कियों का रश लग गया। बेचारी हिजाब खुद पे काबू पाती उन्हें समझाने की कोशिश कर रही थी कि दुल्हन के बाद वो सबको बारी बारी लगाएगी, मगर उनके शोर में कमी नहीं आ रही थी। तो उसने नफी में सर हिलाते हुए चुप रहना ही मुनासिब समझा। जोहान लाला, महर की जोश भरी आवाज पर हिजाब ने न चाहते हुए भी सर उठाकर भीड़ के पार देखा। उस फिल्म में पूरा लाउंज क्लोन की महक से भर गया था। सफेद कुर्ता शलवार पर पूरी शाल कंधों पे डाले और खूबदार शख्सियत वाला मर्द महर को साथ लगाए चला आ रहा था। उसके आते ही सारी लड़कियां लाला लाला बोलकर उसकी तरफ भागी थीं। जुहान जो शहर से मिलने के लिए आया था, उसके आगे साथ बैठे वजूद की स्या आंखों से टकराई। यूं लगा कि जैसे दुनिया रुक सी गई हो। कोई भी जानदार जो जिसमें रूह रखता हो, हिलने की सलाहियत को बैठा हो, अगर कुछ हरकत कर रहा था तो उन स्या आंखों पर लरसती पलकों का झालर। अब उन आंखों में नागवारी साफ दिखाई दे रही थी। खुद पर उस मर्द की निगाहें देखकर हिजाब फौरन से नजरें चुरा गई, मगर नापसंदीदगी का एहसास उसको अंदर तक छू गया था। उस लड़की की आंखों में गुस्सा महसूस करके जुहान की निगाहों का इर्तकाज फौरन से टूटा। महर को उसके कंधे से चिपका देख हिजाब के दिल में मजीद जुहान खानजादा के लिए तनफ्फुर पैदा हुआ। वो शहर के पास आया और उसके सर पे हाथ रखा। उससे बातें करने के दौरान हिजाब मुसलसल उसकी निगाहों की तपश खुद पर महसूस कर रही थी, मगर उसने सर नहीं उठाया और उसी इन हमाक से शहर के पैरों पर मेहंदी लगाती रही। मगर उसके हाथों की लर्जिश जोहान की निगाहों से छुपी न रह सकी। तो वो थी हिजाब अफंदी, उसके बाप के दोस्त की बाहया बेटी, जिसके कसीदे पढ़ते हुए रहमान खानजादा बिल्कुल नहीं थकते थे। वो वाकई पसंदीदगी की हकदार थी। ये सोचते हुए जोहान के लबों पर गहरी मुस्कान रखसा थी। सुबह सुबह शोर की आवाज़ों पर हिजाब की आंख खुली। रात को वो काफ़ी देर से सोई थी और ऊपर से पूरे खानदान की लड़कियों को मेहंदी लगाने के बाद उसकी कमर और हाथ टूटने वाले हो गए थे। तभी सुबह की नमाज पढ़ने के बाद वो फिर से सो गई। कमरे में भी खटपट हो रही थी। मुंदी मुंदी आंखों से उसने कमरे का जायजा लिया तो सहर ड्रेसिंग के सामने खड़ी बाल सुलझा रही थी। सॉरी, मैंने आपको जगा दिया। वो जुबान दांतों तले दबाए माशरत ख्वाह लहजे में बोली। अरे नहीं, बल्कि मैं तो लेट उठी हूँ। इतनी देर तक सोने की आदत नहीं है मुझे। अम्मी बहुत नाराज़ होती थी लेट जागने पर। माँ का जिक्र आते ही उसका लहजा पर आ गया। खुद पर काबू पाना चाहा, मगर आंखें फौरन से भीग गईं। सहर ने उसकी तकलीफ को महसूस करते हुए फौरन से आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। सहर काफ़ी देर उसके कंधे को अपने आंसुओं से भिगोती रही। चलो अब चुप हो जाओ। देखो तो ज़रा, मैं अपना पूरा का पूरा कमरा आपको गिफ्ट करके जा रही हूँ और आप बजाय खुश होने के रो रही हैं। उसको चुप करवाने की खातिर वो हल्का फुल्का मजाक करते हुए बोली। आंसू पूछती हिजाब न चाहते हुए भी मुस्कुरा दी। मैं इसके लिए वाकई आपकी शुक्रगुजार हूँ। उसके ममूनियत भरे अंदाज पर सहर बेसाख्ता जोर से हंस पड़ी। यार, आप ना भी आती तब भी मुझे ये कमरा छोड़ना ही था। मुझे खुशी है कि मेरे बाद भी कोई प्यारी सी लड़की यहाँ रहेगी। बाहर झड़कते हुए शरीर लहजे में बोली। हिजाब नफी में सा खिलाती मुस्कुरा उठी। चलो जल्दी से नीचे आ जाओ, बाहर से इनमें सब नाश्ता कर रहे हैं। उसका हाथ पकड़कर वो उसे खींचते हुए नीचे ले आई। हिजाब जाना नहीं चाहती थी, मगर मजबूर हो गई। सामने तंदूर पर अनीसा खानजादा और साथ में उनकी देवरानी जरीना खानजादा मिलकर रोटियां लगा रही थीं। चारपाइयों की कतार सहन के एक जानी मर्दों के लिए, जबकि दूसरी जानिब औरतों के लिए लगाई गई थी। अनीसा बेगम रोटियां तंदूर से निकालती, जबकि जरीना बेगम उन पे मक्खन और सालन डाल कर दे रही थीं। महर भाग भाग कर सबको लस्सी के गिलास पकड़ा रही थी। ए मेरी सोनी थी, इधर आ मेरे पास। अनीसा बेगम ने बाजू फैलाए हिजाब को देखते ही उसे पुकारा। वो फौरन से उनके सीने से जा लगी। फिर जरीना बेगम से मिली, जो कि सहर और महर की वालदा थी। ए मेहरू, मेरी दी को नाश्ता करवा जल्दी, और ख्याल करना ढट कर खाइए, भूखी बिल्कुल न रहे। महर को तंबिया करते अंदाज के साथ बोलते हुए वो रोटी थाप कर तंदूर में लगाने लगी, जबकि महर और सहर खिलखिलाते हुए हिजाब को साथ लिए चारपाई पे आ बैठी। ओ अम्मा, अपने बेटे को भूल गई आप? देख लें, बेवफाई या मोहब्बत में शराकत बर्दाश्त नहीं कर सकता आपका बेटा। जुहान का मानी है अंदाज सुनकर हिजाब ने सर और नीचे को झुकाया, जबकि चेहरे पर दुपट्टे को मजीद सख्ती से ढका। जबकि निसा बेगम ने मुस्कुराकर अपने खूबरू बेटे को देखा।
पुत्र तो जाग गया, आज जल्दी से नाश्ता कर ले। शाबाश, वो उसे पास बुलाते हुए बोली। बाबा के साथ करूंगा, वहीं भिजवा दें। माँ का सर चूम कर चच्ची से सर पे हाथ फिरवाता एक निगाह उस सुकड़ी सिमटी लड़की पे डालकर वो वहां से अब्बा के पास आ गया। ओ मेरा गबरू जवान, नींद पूरी हो गई तेरी? चाचू सुबह उसे देखते ही उसकी गर्दन फौरन से अपनी बांसुओं के शिकंजे में फंसाई और बाल जोर से रगड़े। चाचू यार, हर बार मेरा स्टाइल खराब कर देते हैं आप। जुहान ने एहतजाज किया और फिर बाप के गले लगा। रहमान खान ज़्यादा चचा भतीजे की नोक चोक पर हंसते रहे। मैं ये सब नहीं खा सकती। हिजाब ने सामने रखे नाश्ते को देखकर रोहान से लहजे में बोला था। क्यों नहीं खा सकती? दोनों बहनों ने नहायत हैरत से एक साथ सवाल किया। ये बहुत हैवी है ना? वो बेचारगी से बोली। महर और सहर ने बर्वक्त एक दूसरे की जानिब देखा, फिर जोर से हंस पड़ी। बिल्कुल हैवी नहीं है, खाना तो शुरू करो। व- वली सब फिक्स कर देगी। महर ने बात की इख्तिताम पर शरारत से आंख दबाई। वो तीनों हंस पड़ी। अच्छा चलो अब निकाब तो नीचे कर लो, यहाँ कोई मर्द नहीं है। शहर के बोलने पर वो इख्तियात भरी निगाह इर्द गिर्द डालकर कपड़ा चेहरे से हटा गई और फिर नचाते हुए भी नाश्ता करना शुरू कर दिया। मगर दो ही लुकमों में लगा कि वो अब अपना हाथ इतनी जल्दी रोक नहीं पाएगी। उसे तेजी से खाता देखकर शहर और महर बामुश्किल अपनी हंसी रोके बैठी थी। आखिरी लुकमा लेकर उसने हसरत भरी नजरों से खाली प्लेट को देखा। पहली बार उसने जिंदगी में इतना मजे का नाश्ता किया था। लस्सी और मिलेगी? भरे हुए मुंह के साथ उनसे पूछा। वो दोनों बहनें जो कब का खुद को काबू किए बैठी थी, जोरदार कहके लगाकर हंस पड़ी और हंसती चली गईं। हिजाब खफ्फत से सर खुजाती अब उनका साथ देने को हंस रही थी। केकों की आवाज़ पर जोहान खानदान सादा ने मुस्कुरा कर चेहरा मोड़ा। उस जानिब देखा था मगर वो दूर थी तो वो देख नहीं सका। उसकी पहुंच से बहुत दूर हल्के सुर्ख रंग का जोड़ा पहने हिजाब लाइट से मेकअप के साथ अपनी तमाम तरानाइयों को हया की चादर से ढांपे बेहद सोबर लग रही थी। ढोल बाजों का शोर, साथ ही भागते हुए और माँ की गोदों में चीखते चिल्लाते बच्चे उसके सर में शदीद दर्द का सबब बने हुए थे। मगर वो बर्दाश्त किए बैठी रही। यार मुझे क्यों लग रहा है कि मेरी आई लैशेस गिरने वाली हैं। दुल्हन बनी सहर ने उसको टहोका दिया। आज उसकी बारात थी तो वो अपनी ओरिजिनल ठीक थी ना, फेक बनना ज़रूरी था। हिजाब की इन बहनों के साथ खासी बेतकल्लफी हो चुकी थी, जिनमें ज़्यादा मेहनत महर और सहर की थी। तभी एक चप्पल लगाते हुए वो खफी से बोली, यार सेट कर दो ना, बहन नहीं हो? हिजाब का घुटना हिलाते हुए वो मिन्नत करने लगी। अच्छा मेरी माँ, वो हंसी रोककर उसकी परेशानी दूर करने लगी। थैंक्स हनी। सहर ने एक आंख डुबाकर फ्लाइंग किस करते हुए शुक्रिया अदा किया। शर्म कर लो थोड़ी, दुल्हन हो तुम। हिजाब ने उसे एहसास दिलाया मगर वो डटाई से हंसती रही। इतने में कुछ औरतें उठी और मिलकर झूमर डालने लगी। महर और बाकी शौखो चंचल लड़कियां आवाज़ें कसती खूब शोर मचा रही थीं। लाला आप भी आओ। जुहान जो किसी काम से अंदर आया था और औरतों का मेला लगा देख फौरन वहां से भागने वाली कर रहा था, महर उसे जबरदस्ती खींच के अंदर ले आई। हिजाब ने हंसी, हैरानी और कराहत से सामने का मंजर देखा, जहां जुहान और महर दोनों बाजुओं में बाजू डाले नाच रहे थे। वो हर बार वहां से भागने की कोशिश करता मगर महर उसे वापस खींच लेती थी। हिजाब का हालत अंदर तक कड़वा हो गया। उनके यहाँ हरगिज इस किस्म की खुल्लम खुल्ला बेहयाई को बर्दाश्त नहीं किया जाता था। यहाँ तक कि उसके कजन्स को भी ड्राइंग रूम से आगे उनके घर में दाखिल होने की इजाज़त नहीं थी। और यहाँ भाई बहन बनकर वो दोनों बड़ा अच्छा गेम खेल रहे थे। शहर भी बहन और कजन्स को देखती ज़ोर ज़ोर से हूटिंग कर रही थी। हिजाब से ज़्यादा देर ये सब बर्दाश्त न हुआ तो वो फ़ौरन से महासत करके उठ खड़ी हुई। महर को घुमाते हुए जुहान ने चौंक कर उस हिजाबी लड़की को देखा। उसकी आंखों में अलग ही नागवारी और कराहियत भरे तासुरात थे। जुहान को कुछ अजीब सा लगा, जबकि हिजाब वहां से जा चुकी थी। बारात आ गई थी मगर वो तब तक कमरे से नहीं निकली जब तक सहर की रुखसती का वक्त नहीं हो गया था। सबके बुलाने पर वो ज़बरदस्ती उसे अलविदा कहने आई थी और जब वो वापस लौटी तो उसका पूरा वजूद गमज़दा और थकान से भरा था। फिर वो रात भर माँ बाप को याद करती बिलखती रह गई। अगले दिन शहर का वलीमा था। महर उसे सुबह सुबह जगा कर जा चुकी थी और साथ ही अनीसा बेगम और रहमान खानजादा का मोहब्बत भरा पैगाम दिया था कि वो नाश्ता उसके साथ करना चाहते हैं। कुछ देर वो बुत बनी बैठी रही, आंखें सुर्ख और सूजी हुई थीं, जिस्म बुखार से बुन रहा था। बामुश्किल खुद को संभाले वो उठी और फ्रेश होने के लिए बाथरूम की तरफ कदम बढ़ाए। उसी लम्हे कमरे का दरवाज़ा धड़ाम से खुला था और कुलोन की महक से कमरा यक भर गया था। सहर, तुमने यूनिवर्सिटी नहीं जाना, फिर बोलती हो कि लेट हो रही हो। जुबान के लफाज बीच में ही दम तोड़ गए। वो न जाने कैसे भूल गया था कि सहर अब दूसरे घर की हो चुकी है और अब ये कमरा किसी और की मलकियत था। हिजाब जो अचानक इस सप्ताह पर बुखला गई थी, फौरन से रुख पलटे हुए उसने चेहरा ढका। ये क्या तरीका है आपका?
चले जाएँ यहाँ से। वो ज़बत-बाज़ अंदाज़ में बोली थी, मगर आवाज़ फिर भी कँप-कँपा रही थी। और फिर ज़ोहान को वहीं जमा देखकर उसका मीटर मज़ीद तेज़ी से घूमा, जबकि ज़ोहान वो तो उसका चेहरा देखने के बाद वहीं जैसे बुत बन गया था। "आपको सुनाई नहीं दे रहा? जाएँ यहाँ से।" अब की बार वो दबा-दबा चीखी, मगर दूसरी तरफ होश किसे था। हिजाब उसकी डटाई को खुद के लिए नाकाबिले बर्दाश्त ज़िल्लत समझकर भूखी शेरनी बनी आगे बढ़ी और एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके गाल पे जड़ दिया। वो यकलख्त जैसे होश में आया था और फिर बेयकीनी से अपना गाल छुआ। मैं मेहर या सहर नहीं हूँ जो ऐसी हरकत बर्दाश्त करूँ। दफ़ा हो जाए यहाँ से। अगर ज़रा से भी शर्म बाकी है आप में तो। वो उंगली उसकी जानिब की हकारत से बोल रही थी। मैं माज़रत चाहता हूँ। मेरा सच में कोई गलत इरादा नहीं था। मैं सिर्फ सहर का सोच कर गलतफहमी में यहाँ चला आया। मैं भी यहाँ चला जाता हूँ, आप फ़िक्र मत करें। एंड अगेन आई एम सॉरी। वो सच में शर्मिंदा था, बेहद शर्मिंदा। उस लड़के ने उसको थप्पड़ मारा था, उस गलती की पादाश में उसे ये भी याद नहीं था। लगता है यहाँ आने की खासी आदत रह चुकी है। आपको तभी बिना किसी ख़याल के आप यूँ ही अंदर चले आए। ज़हान जो खुद को इस फ़िहल पर लानत मलामत कर रहा था, हिजाब के ज़हर भरे तंज़ी अल्फ़ाज़ सुनकर वहीं रुक गया। मतलब क्या है आपका? मुठियाँ भींजते ज़ुहान ने सख्ती से आँखें मींचे हिजाब से सवाल किया था, मगर अपना रुख नहीं पलटा था। शायद उसकी आँखों में खुद के लिए हकारत देखने का मुतमहिल नहीं था। वही जो आप समझ रहे हैं, वो मज़ीद तल्ख़ी से बोली थी। ज़ुहान ने बर्दाश्त न पाकर तेज़ी से रुख पलटा और लंबे-लंबे डग भरता हिजाब के सर पे जा पहुँचा। वो उसके अंदाज़ पर दहल कर पीछे हुई थी। "ये आपके अल्फ़ाज़ नहीं, ज़हरीले निश्तर थे जो कि आपने मेरे सीने पे बरसाए हैं। आपको शायद मोहब्बतों की कदर नहीं है, लेकिन मैं अपने प्यारों की कदर करना भी जानता हूँ और उनके वक़ार की हिफ़ाज़त भी। यकीन करें आपके ये अल्फ़ाज़ आप पर बहुत भारी पड़ने वाले हैं।" वो बात के इख्तिताम पर उसे धमका गया। हिजाब का दिल उछल कर हैलक में आया था। वो बहुत बड़ी बेवकूफ़ थी, तभी उसे अपने जज़्बात सँभालने नहीं आते थे। इसलिए आज वो बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर गई। बल्कि वो तो बुहतान लगाने जैसा कबीरा गुनाह कर गई थी। बहुत गलत किया है तुमने अपने साथ और मेरे साथ भी। पुख्तोगी तुम अब। वो नफ़े में सर हिलाता वहशियाना अंदाज़ अपनाए बोल रहा था। उसके जुनूनियत भरे अंदाज़ को देखते हुए हिजाब की टाँगें बुरी तरह से लरज़ रही थीं और फिर वो चीज़ों को ठोकरें मारता कमरे से निकल गया। पीछे वो हमारे खौफ के ज़मीन पे डह सी गई थी। कमरे में आते ही वो हमारे गुस्से के यहाँ-वहाँ टहलने लगा। उसके पैर जिस कदर ज़ोर-ज़ोर से ज़मीन पर पड़ रहे थे, वो उसके शदीद गुस्से में होने का वाज़िह सबूत था। आह! अपने बाल नोचते हुए ज़ुहान धाड़ा। जो बात हिजाब ने उसको बोली थी, वो उसके लिए सोचना भी बर्दाश्त की हदों से कई पार था। वो होती कौन थी उसके किरदार को गंदा करने वाली? अगर वो पारसा और हिजाबी थी, तो क्या ज़रूरी था कि बाकी सब बदकिरदार हों? ज़ुहान तेज़ी से दरवाज़ा खोलकर माँ-बाप के कमरे की तरफ बढ़ा और दरवाज़ा बचाकर माथा दरवाजे से टिकाए गहरी सांसें भरीं। "पुत्तर, तू खैरियत?" अनीसा बेगम इस वक्त उसे देखकर हैरान हुईं। "अम्मा, अब्बा कहाँ हैं?" वो उनकी बात का जवाब दिए बगैर तेज़ी से दरवाज़ा धकेल कर अंदर दाखिल हुआ। "ज़मीनों का चक्कर लगाने गए हैं। खैर तो है पुत्तर?" वो बेटे की बेचैनी और जल्दबाज़ियों पर परेशान हुईं। "अम्मा, आप चाहती थी ना कि मैं शादी कर लूँ?" "मैं राज़ी हूँ अम्मा। चाहे आज कर दो आप। मैं उफ़ तक नहीं करूँगा।" वो खुद पर काबू पाने की पूरी कोशिश कर रहा था, मगर उसकी हालत कुछ और ही बता दे रही थी। "उत्तर खैर है? तुझे क्या हो गया है? सब ठीक है ना? अम्मा को बता जल्दी, शाबाश।" उन्होंने ज़ुहान का चेहरा हाथों में भरा। उसकी पूरी आँखों में नमी और सुर्ख़ी साफ़ झलक रही थी। "अम्मा!" वो झुँझलाकर अपना चेहरा उनके हाथों से आज़ाद करवा गया। "अच्छा, अच्छा, गुस्सा मत कर, मुझे बता, तुझे कोई पसंद है?" अनीसा बेगम ने उस आतिशफ़शा को ठंडा करना चाहा। "हाँ, है पसंद। वो अब्बा के दोस्त की बेटी। मैं शादी करूँगा तो सिर्फ़ उसी से, वरना कंवारा मर जाऊँगा। पर किसी और से शादी नहीं करूँगा। पहले बता रहा हूँ अम्मा, पापा को भी बता देना।" वो ये बोलकर रुका नहीं, जितनी तेज़ी से आया था, उसी तेज़ी से वापस निकल गया। पीछे अनीसा बेगम ये सब समझने की कोशिश करती, कलेजा थाम कर रह गईं। "यार, कब का बुलाया था तुम्हें बड़ी अम्मी ने? अभी तक तुम्हारे इंतज़ार में नाश्ता नहीं किया।" महर जैसे ही अंदर दाखिल हुई तो हिजाब नर्वस सी बेड पे बैठी उँगलियां मरोड़ रही थी। महर को देखते ही वो उछल कर बिस्तर से उठी। "क्या हो गया है भई? ये मैं हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारी महर।" वो हर बार की तरह शरीर होना नहीं बोली थी, मगर हिजाब इस बार चाहकर भी मुस्कुरा नहीं सकी। "तुम ठीक हो? तबीयत ठीक नहीं लग रही तुम्हारी।" महर ने आगे बढ़कर उसका हाथ थामना चाहा, मगर वो बरवक़्त पीछे कर गई। महर ने हैरत से उसका अंदाज़ देखा, मगर ख़ामोश रही। वो समझ सकती थी कि हिजाब के लिए खुद को सँभालना और यहाँ एडजस्ट करना इतना आसान नहीं था। "नहीं, बस वो मुझे अनीसा आंटी के कमरे का नहीं पता, बस इसीलिए।" वो रुक रुक कर बोल रही थी।
अरे यार, इसलिए तुमने इतनी देर लगा दी। उफ मेरी भोली बहन, मुझे बोलना था ना, मैं किस मर्ज़ की दवा हूँ। चलो अब। मौसली कमरे से बाहर निकली कि उसी लम्हे ज़ुहान झाग उड़ाता उनके सामने आ रुका। वो शायद वापस अपने कमरे में जा रहा था। अरे सुहान लाला! महर उसको देखकर चिहकी और कुछ बोलना चाहा, मगर वो एक कहर आलूद निगाह महर के पीछे खड़ी हिजाब पर डालता वहां से निकल गया। लगता है फिर से इनको गुस्से का दौरा पड़ गया है। महर लापरवाही से कंधे झुकाकर बड़बड़ाती उसे लिए अनीसा बेगम के कमरे में तक चली आई, जो कब तक उसके इंतजार में बैठी थी। मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी मेरी दी, आजा जल्दी से, अब नाश्ता ठंडा हो रहा है। उन्होंने हमेशा की तरह वाराना अंदाज अपनाए उसे खुद से लिपटाया। उनके सीने से लगकर हिजाब को लगा कि वो जो माँ के लम्स की कब से प्यासी थी, उनसे मिलकर सैराब हो गई हो। तेरी अम्मा अब्बा का जब सुना था, यकीन मान, कलेजा जल गया मेरा। इतनी सी उम्र में तुझे इतना बड़ा रोग लग गया। मेरी दी नाश्ते से फारुग होकर अनीसा बेगम से खुद से लगाए अफसोस का इजहार करने लगी। महर का दिल माँ बाप को याद करके एक बार फिर से दुखी हो गया था। आंटी, आप आई क्यों नहीं थी? वो उनके साथ लगी भराई हुई आवाज़ में शिकवा कर रही थी। मेरी सोनी, मैं तो आना चाहती थी, पर ज़ुहान के अब्बा मुल्क से बाहर थे और ज़ुहान खुद बहुत ज़रूरी काम के सिलसिले में शहर गया हुआ था। बस फिर जब मैंने आने का इरादा किया तो अल्लाह सोनी ने मुझ पे करम कर दिया और मेरे घर मेरी इतनी मनमोनी धी को ले आए। भला बताओ मुझे और क्या चाहिए था? वो उसका माथा चूमते हुए बोली। हिजाब की आंखें मजीद शिद्दत से बह उठी। आंटी, आपने मुझला वारिस को जिस तरह प्यार मोहब्बत दिया है और मुझे अपनाया है, मैं कभी आपका ये एहसान नहीं भूल सकती। मेरा यकीन करें। तो उसका लहजा तशक्कुर से भीगा था। चुप, दोबारा कभी ये बात नहीं करनी। मैं तो अपने रब सोने की शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे इतनी प्यारी बेटी दी है। बस अब तूने खुश रहना है, मुझे आज से सुहान की तरह अम्मा बोला कर, और उसके बाप को बाबा, जैसे वो बोलता है। वो उसके बाल चेहरे से हटाते हुए प्यार से बोल रही थी। हिजाब आंसू पूछ कर मुस्कुराते हुए सर अस्पात में हिला गई। अच्छा, मैंने सुना है कि तेरा रिश्ता तेरे चाचे के लड़के के साथ तय हो गया था। अनीसा बेगम ने राजदाना अंदाज अपनाया। नहीं आंटी, वो रिश्ता पहले भी मेरी मर्जी से नहीं हुआ था। अब तो बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं बचती। हिजाब तल्खी से बोली। अच्छा, तो अब शादी कर ले, मैं करवाऊंगी तेरी शादी, वो भी बहुत अच्छी जगह। मैं उसका हाथ दबाते हुए बोली। हिजाब ने नहायत हैरत से उनका चेहरा देखा। आंटी, मेरा गम इतना बड़ा है कि आप में नए रिश्ते बनाने से डरने लगी हूँ कि कहीं वो भी मुझसे दूर ना चले जाएं, अम्मी अब्बू की तरह। मैं जानती हूँ पुत्र पर जिंदगी को हकीकत के रुख पर जीना पड़ता है। इस चीज़ से हम भाग नहीं सकते, ना छुटला सकते हैं। तू जितनी जल्दी ये सब कबूल कर लेगी तेरे लिए बेहतर होगा। अनीसा बेगम उसे मुलायम लहजे में समझा रही थीं। आंटी, अभी तो मुझे आप लोग मिले हैं, आपकी मोहब्बतों के साए तले मैं सुख भरे सांस लेने लगी हूँ, और आप मुझे अभी से खुद से दूर करना चाहती हैं। हिजाब शिकवा कोना लहजे में बोली। नहीं पुत्र, मैं तो तुझे खुद से और यहाँ के लोगों से करीब तर करना चाहती हूँ। मेरे सुहान की दुल्हन बन जा। उनकी बात सुनकर हिजाब करंट खाती उनसे दूर हुई। आंटी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? बुखलाहट में उसे समझ नहीं आया कि क्या बोले। लो, मैंने ऐसा क्या बोल दिया मेरी सोनी? अनीसा बेगम ने नाक पे उंगली रखते हुए मुस्कान दबाई। मेरा उनका क्या छोड़, आप उनकी शादी मेहर से कर देना। उनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी है और दोनों साथ में अच्छे भी लगेंगे। अपने तई उसने बड़ा अच्छा मशवरा दिया। लड़की, चुप हो जा, अब और ना बोलना आगे कुछ। अनीसा बेगम उसके नायाब मशवरे पर माथा पीट के रह गईं। हिजाब डर कर खामोश हो गई। अनीसा बेगम ने गहरी सांस भरकर उसका सहमा हुआ चेहरा देखा। महर और सहर दोनों सुहान की दूध शरीक बहनें हैं। उनका इंकिशाफ था या उसके सर पे कोई बम फटा था। हिजाब फटी फटी आंखों से अनीसा बेगम को बोलते हुए सुने गई। जब ये दोनों पैदा हुई थी तो मेरा सुहान 6 माह का था। जरीना की हालत बहुत ख़राब थी, तो इन बच्चियों को मैंने माँ बनकर पाला। ये दोनों सुहान की छोटी बहनें हैं। इनसे निकाह नहीं हो सकता मेरी छल्ली थी। तुझे शायद उन्होंने बताया नहीं, वरना तू सारा दिन सर जोड़ कर बातें करती हो। वो पटर पटर बोलती जा रही थी, मगर हिजाब के लिए वहाँ बैठना मुश्किल हो गया। उनसे माजरत करके वो फ़ौरन वहाँ से बाहर चली आई। कदम मन मन के हो रहे थे। उसने ना सिर्फ तो पाकबाज औरतों के किरदार पर शक किया था, बल्कि धड़ल्ले से एक मर्द को बिना तहकीक के बदकिरदार करार दे दिया था। वो क्या जवाब देगी अपने रब को? वो कैसे मुंह दिखाएगी? उसमें तो ज़ुबान से माफ़ी मांगने की हिम्मत थी, ना ही जुर्रत। कमरे में आते ही वो ऊंधे मुंह बिस्तर पे कर गई। उसे हर तरफ से अपना आप अंधेरे में दिखाई दे रहा था। अम्मा, आपने बुलाया था मुझे? ज़ुहान कमरे में दाखिल होकर माँ बाप पर सलामती भेजते हुए जगह बनाकर उनके पास बैठा। हाँ, वो कुछ बताना था तुझे। अम्मा का अंदाज एहतियात भरा था। बाबा भी साथ साथ झुकाए बैठे थे। पुत्र, वो अम्मा बोलते हुए झिझक रही थीं। फिर उन्होंने लब कुचल कर रहमान खानजादा की तरफ देखा।
हिजाब ने रिश्ते से इनकार कर दिया है। उनके बरअक्स वो इत्मीनान भरे लहजे में पूछने लगा। वो दोनों चौंक कर उसका चेहरा देखने लगे। कोई बात नहीं अम्मा, मैं माजरत चाहता हूँ। उस दिन जज्बाती हो गया था। हिजाब नहीं ना सही तो कोई और। अल्लाह ने अगर मेरे नसीब में लिख दी हुई तो मिल जाएगी। आप फिक्र मत करें। माँ का माथा चूमते उनकी तसल्ली करवाता बाप के हाथ हकीकत से चूम कर वो कमरे से निकल आया। कमरे से बाहर आते ही उसके चेहरे पर चमकती मुस्कान की जगह जहरीले तासुरात ने ले ली थी। वो सीधा किचन में चला आया जहाँ से बर्तनों की खटपट की आवाज़ें आ रही थीं। तो रिश्ते से इनकार कर दिया। माँ बदौलत ने तमसाखुराना आवाज़ सुनकर हिजाब के हाथ से गिलास छूटते छूटते बचा था। वो जो फ्रिज का दरवाज़ा खोले उसमें से कुछ ऐसा तलाश कर रहा था जिसकी उसे तलब नहीं थी। जो अब ना का पाकर बुनाता हुआ पलटा। जहाँ वो रुख मोड़े वहाँ से जाने को पर तोड़ रही थी। तुमने इस रिश्ते से इनकार करके खुद के साथ बहुत बड़ा जुल्म किया है। अब तो मैं भी तुम्हें इस बर्बादी का हिस्सा बनने से नहीं बचा सकता जो तेजी से तुम्हारी तरफ बढ़ी चली आ रही है। उसके साथ अल्फाज पर हिजाब की रूह अंदर तक कांप गई। माजरत के लिए उसने लब खोलने चाहे मगर वो किचन से जा चुका था। बेबसी के साथ आने वाले वक्त के बारे में सोचती वो वहीं खौफ से जमी रह गई। दिन पर लगाकर गुजरते गए। हिजाब को यहाँ आए महीने से जायद अरसा हो चुका था। इस दौरान उसका टाकरा जुहान से बहुत कम हुआ क्योंकि उसने गाँव आना बहुत कम कर दिया था। वो ज़्यादातर शहर में ही वक्त गुजारता था। हर बारी हिजाब की कोशिश होती थी कि वो उससे माफ़ी मांग ले लेकिन ज़ुहान को सामने देखते ही उसके हाथ पैर साथ छोड़ने लगते और लब सिलचाया करते थे। ये तकरीबन मगरिब के पार का वक्त था। आसमान को स्याही आहिस्तगी से लपेट में ले रही थी। हिजाब तेजी से सीढ़ियाँ चढ़ती ऊपर छत की तरफ जा रही थी। उसे अभी सकीना नामी मुलाजिमा ने आकर अनीसा बेगम का पैगाम दिया था कि वो उसको छत पे बुला रही हैं। हिजाब अक्सर उन्हें रात के खाने के बाद छत पर टहलते देखा करती थी। अम्मा आपने बुलाया था? वो अपनी धुन में बोलती जैसे ही आखिरी सीढ़ी चढ़कर ऊपर आई तो किसी ने बर्वक्त उसे बेदर्दी से खींच लिया। वो दबा दबा चिल्लाती रह गई क्योंकि उसके मुंह पर सख्त फौलादी किस्म का मर्दाना हाथ धरा था। और जैसे ही उस शख्स का चेहरा वाज़ेह हुआ तो हिजाब की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो ज़ुहान खानज़ादा था। उसकी आंखों में इस वक्त शैतानियत से भरपूर शातराना चमक थी। हिजाब कित्तर है पुत्र तू? उसी लम्हे निसा बेगम की आवाज़ सुनकर ज़ुहान की मुस्कान मज़ीद गहरी हुई जबकि हिजाब के पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। उसने तड़प कर ज़ुहान को परे धकेलना चाहा मगर निसा बेगम इस तरह उन दोनों को साथ देख लेती तो सिवाय बदनामी के और कुछ हिजाब के नसीब में नहीं आना था। वो चेहरा इधर-उधर करती चलाने की पूरी कोशिश कर रही थी और वो मुस्कुराती निगाहें उसके चेहरे पे जमाए उसकी मज़ाहमत को एंजॉय कर रहा था। मुझे बुलाकर ये लड़की खुद किधर चली गई? अनीसा बेगम अब बड़बड़ा रही थी। उसी लम्हे सुहान ने साथ पड़े कोल्ड ड्रिंक के कैन पे पैर मारा। हिजाब ने दहल कर उसकी जानिब देखा था। अनीसा बेगम शोर की आवाज़ पर चौंकी और उनके कदम सामने वाली दीवार के पार जाने को बढ़ने लगे। यार अम्मी भी तो यही चाहती हैं कि हमारा रिश्ता हो जाए। तुम ख्वाह में एक फजूल सी बात दिमाग में बिठाकर हम दोनों को परेशान कर रही हो। एक हाथ से उसके बाल कानों के पीछे अड़सते हुए वह मोहब्बत से गूंदे लहजे में हिजाब से मुखातिब था। इस कदर जिल्लत और बेबसी पर हिजाब की आंखों से चश्मे फूट पड़े जबकि अनीसा बेगम जो वहां पहुंच चुकी थी वहां से आने वाली आवाज़ें सुनकर शिश्तर रह गईं। जुहान ने हाथ हिजाब के चेहरे पर से हटाया। वो जो कब से खुली सांस लेने को तड़प रही थी बेसाख्ता अपने दाएं जानब को झुकती अनजाने में जुहान का बाजू चकड़े गहरी गहरी सांसें भरने लगीं। हिजाब अनीसा बेगम की शौक भरी आवाज़ सुनकर जहाँ हिजाब करंट खाकर सीधी हुई और फिर फौरन से जुहान का बाजू छोड़ा वहीं जुहान भी हैरान होने की अदाकारी करने लगा। ये सब क्या है पुत्र? वो सख्ती के साथ जुहान से मुखातिब थी। अम्मा ऐसा कुछ नहीं है जो आप समझ रही हैं। जुहान फौरन से बोला जबकि हिजाब का तो उनको वजाहत देकर फिर सफाई पेश करने का ख्याल ही जान हवा कर रहा था। अम्मा ये मुझसे मोहब्बत करती है, रोज़ मुझसे यहाँ पर मिलने भी आती है। शादी से इसलिए डर रही है क्योंकि इसे लगता है कि हमारे उस पर पहले ही बहुत एहसानात हैं और उसे डर है कहीं इसके किरदार पे बात ना आ जाए। बस इसे यही समझा रहा था पर समझती ही नहीं है। छल्ली है ये लड़की पूरी। सुहान ने बात के इख्तिताम पर हल्की सी लाड बड़ी चप्पत हिजाब के सर पे लगाई। वो जैसे यकायक होश में आई थी। अम्मा ये झूठ है, मेरा यकीन करें, ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं मुझ पर। वो भागकर इंसिसा बेगम के पास आई और उनका बाजू हिलाती रोते हुए उनको यकीन दिलाने लगी। बस कर दो हिजाब, और कितना ड्रामा करना है। अम्मा को हमारे रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं होगा, है ना अम्मा? ज़ुहान झंझलाए हुए लहजे में उससे मुखातिब था। हिजाब ने बेयकीनी से उसका मकरू चेहरा देखा, जहाँ उसकी पूरी आंखें फतह के गरूर से चमक रही थीं। अम्मा ये झूठ है, मेरा यकीन करें मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। वो निसा बेगम का बाजू खींचे उनको अपनी पाकदामनी का यकीन दिला रही थी।
مگر وہ تو گویا بت بنی کڑی تھی۔ انہوں نے کبھی حجاب سے ایسی توقع نہیں کی تھی، اور آج تو انہیں یہ سب دیکھنے کے بعد لگا کہ ان کے پیروں تلے کسی نے زمین کھینچ لی ہو۔ ہاں میں جانتا ہوں تم ایسی نہیں ہو، اماں بھی جانتی ہیں، اس لیے جتنی جلدی ہو سکے ہمیں اس رشتے میں بچ جانا چاہیے۔ اگر کوئی اور ہمیں روز راتوں کو اس طرح سے ملتا دیکھ لے تو مجھ سے زیادہ تمہارا نقصان ہوگا۔ حجاب سمجھنے کی کوشش کرو۔ وہ باز نہیں آ رہا تھا اس کے کردار کو مزید داغدار کرنے سے۔ بکواس بند کرو اپنی۔ وہ ضبط کھو کر چلاتی ہوئی اس کی طرف بڑھی کہ انیسا بیگم نے بازو سے واپس کھینچ کر اسے روک لیا۔ وہ ان کی گرفت میں مچلتی پیر زمین پہ مارنے لگی۔ وہ اس وقت سوہان کو مار کر اپنے ہاتھ خود گندے کرنے کی خواہش مند تھی، جس نے اس کو خود کی ہی نظروں میں گرا دیا تھا۔ سوہان نے اس کے انداز دیکھتے ہوئے سینے پہ بازو لپیٹ کر لبوں پہ امڑتی مسکان روکی۔ چل میرے ساتھ بات کرنی ہے تجھ سے۔ انیسا بیگم حجاب کو کھینچتی ہوئی وہاں سے لے گئیں۔ حجاب کی گردن موڑ ایک نفرت بھری نگاہ سوہان پہ ڈالی، جو نہایت ڈٹائی سے اس کو دیکھتا ایک آنکھ دبا گیا۔ حجاب نے کرائیت اور بے بسی سے چہرہ موڑ لیا تھا۔ پیچھے وہ اکیلا چھت پہ کڑا کہکے لگانے لگا۔ آج وہ بے حد خوش تھا، بے حد خوش۔ یہ سب کیا ہے حجاب پتر؟ تو یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ انیسا بیگم نے کمرے لاتے ہی سب سے پہلے یہ سوال کیا تھا۔ اماں میرا یقین کریں یہ سب سچ نہیں ہے۔ حجاب مزید روحان سی ہوئی۔ زوہان سے شادی کر لے پتر، اس سے پہلے کہ یہ بات مزید بڑھ جائے۔ انہوں نے حجاب کا چہرہ ہاتھوں میں بھرا۔ اماں پلیز میرا اعتبار کریں آپ۔ اس کی شفاف آنکھیں بے بسی اور آنسوؤں سے لبالب تھیں۔ مجھے تجھ پہ یقین ہے، بس تو میری یہ بات مان لے۔ میں ابھی کے ابھی تیرے لیے اور کوئی بہتر رشتہ نہیں لا سکتی۔ میری بات مان جا۔ عورت کی عزت بڑی نازک چیز ہوتی ہے، اسے بچانے کے لیے تو موت کو بھی گلے لگانا پڑ جائے تو یہ عورت کی شان ہوتا ہے۔ میں تجھے آسان راستہ دکھا رہی ہوں۔ ان کی بات پر حجاب نے بددلی کے ساتھ اقرار میں سر چکا دیا تھا، اور پھر کچھ دنوں کے بعد وہ سب کی رضامندی اور دعاؤں کے سائے تلے حجاب افندی سے حجاب خانزادہ بن گئی تھی۔ ڈریسنگ کے سامنے بات سوچاتے ہوئے اس نے ویران آنکھیں آئینے میں اپنی عکس پر ٹکائیں۔ ایسے لگتا تھا جیسے وہ صدیوں سے بیمار ہو، ایک ایسی مسافر جو طویل عرصے سے سفر پر ہو اور اسے ابھی تک اپنی منزل نہ ملی ہو۔ ایک نگاہ سوئے ہوئے زوہان پر ڈالی۔ سوتے ہوئے اس کا چہرہ اس قدر معصوم دکھ رہا تھا کہ حجاب کے ذہن میں اس کے حقیقی روپ کی شبیہ لہرا گئی، جسے سوچتے ہی وہ نفرت سے نگاہیں اس کے چہرے پر سے پھیر گئی۔ اسی لمحے دروازہ بج اٹھا۔ زوہان کی نیند بھی ٹوٹ گئی۔ حجاب نے آگے بڑھ کے دروازہ کھولا۔ گڈ مارننگ بھابی جان۔ وہ مہر تھی جو آتے ہی خلوص سے اس کے گلے لگ گئی۔ حجاب کے لبوں کو ہلکی سی مسکان نے چھوا تھا۔ لالہ بس بھی کر دو، اور کتنا سونا ہے؟ بڑی امی ناشتے پہ بلا رہی ہیں آپ دونوں کو۔ میں بھابی خانم کو لے کر جا رہی ہوں، آپ فریش ہو کر آ جانا۔ وہ دروازے کے اندر سر ڈالے زوہان سے مخاطب تھی۔ ایک سیکنڈ رک جاؤ، بھابی تم رکھ لو یہ جانم، میرے لیے چھوڑ دو، ہم ساتھ میں آئیں گے ناشتہ کرنے۔ حجاب کا بازو اس کی گرفت سے نکالتے ہوئے وہ مہر سے مخاطب تھا۔ او مچرو صاحب کو دیکھو، ذرا بھی شرم نہیں ہے کہ بہن سامنے کھڑی ہے۔ حسب معمول مہر چھیڑ خانیوں پہ اتر آئے۔ زوہان تو ڈٹائی سے مسکراتا رہا، مگر حجاب مٹھیاں بھینچ کر ضبط کرتی رہ گئی۔ میرا بازو چھوڑ دے، مہر چلی گئی ہے اب۔ حجاب نے اپنے بازو اس کی گرفت سے چھڑوانا چاہا، مگر وہ بے دردی کے ساتھ اس کو مروڑ گیا۔ مارے تکلیف کے حجاب کی آنکھیں پانی سے بھر گئیں۔ انسان بھی ہیں آپ یا نہیں؟ کوئی کسی کے ساتھ اتنا برا کیسے کر سکتا ہے؟ دل نہیں بھرا ابھی تک آپ کا؟ اور کتنی تکلیف دینی ہے؟ اپنا بازو بچانے کی کوشش میں وہ تکلیف سے چلائی تھی۔ ایک بد کردار شخص کا دل کبھی بھرتا ہے کیا؟ وہ تو بھرائی کی دلدل میں ایسا دھنستا ہے کہ جہاں سے نکلنے کی امید بھی باقی نہ رہے۔ تم کس امید کے سہارے مجھ سے یہ سوال کر رہی ہو؟ میرے مرنے سے پہلے تو کسی صورت تم ان تکالیف سے نہیں بچ سکتی۔ حجاب کے الفاظ اسی کو لوٹاتا وہ صفاقیت سے بول رہا تھا۔ خود کے لیے بد کردار لفظ استعمال کرتے ہوئے زوہان کی آنکھیں سرخ ہوئی تھیں۔ وہ آج بھی حجاب کے وہ زہریلے نشتر نہیں بھولا تھا، اور پھر جھٹ کے اس کی کلائی چھوڑتا فریش ہونے کے لیے واش روم میں گھس گیا۔ پیچھے وہ اپنے نصیبوں کو روتی رہ گئی۔ یہ تیری کلائی کو کیا ہوا ہے؟ حجاب ناشتے کے ٹیبل پر سب سے پہلے یہ بات انیسا بیگم نے نوٹ کی۔ حجاب نے ایک شکوہ کناہ نگاہ زوہان پہ ڈالی جو لاپرواہی سے ناشتہ کر رہا تھا۔ باقی سب بھی متوجہ ہوئے تھے۔ کچھ نہیں اماں، شاید چوڑیاں پہنتے ہوئے ہو گیا ہوگا، مجھے تو پتا بھی نہیں تھا۔ آپ چائے اور لیں گی؟ یہ تو ٹھنڈی ہو گئی ہے۔ وہ مہارت سے بات کا رخ پلٹ گئی۔ انیسا بیگم نے ایک نگاہ سخت بیٹے پہ ڈالی جو انجان بننے کی ایکٹنگ کر رہا تھا۔ وہ سب جانتی تھی کہ زوہان نے کس طرح حجاب کو ٹریپ کیا تھا۔ ان کا سالوں کا تجربہ تھا، یوں ہی بال دھوپ میں سفید نہیں کیے تھے۔ ایک لڑکی کے کردار کو پرکھنے کے لیے کچھ دن ہی کافی ہوتے ہیں۔ حجاب تو عرصے سے ان کے ساتھ تھی، تو وہ کیسے زوہان کی باتوں پہ یقین کر کے
हिजाब के किरदार पे शक करती। तभी मुलाजिम सकीना को धमका कर उन्होंने सारी बात उगलवा ली थी, जिसको जुहान ने अपने मंसूबे में इस्तेमाल किया था। मगर हकीकत ये थी कि वो जुहान से डर गईं। उन्हें हिजाब की फिक्र खाने लगी कि जुहान उसके साथ कुछ बुरा ना करती। अगर वो ऐसा कुछ कर देता तो फिर वो उसको रहमान खानजादा के कहर से नहीं बचा सकती थी। बस इसीलिए उनको यही रास्ता नजर आया था हिजाब को बचाने का। ये शायद वो बेटे की मोहब्बत में थोड़ी खुदगर्ज हो गई थी, पर अब वो सुहान के हाथों इस तरह से हिजाब के साथ की नफी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। चाय के कप पर नजरें चुमाए वो उस परेशानी से निमटने का हल तलाशने लगी। वक्त गुजरता गया, उनकी शादी को 4 महीने होने को थे, पर उनके बीच कोई ऐसा ताल्लुक नहीं था जिसको मोहब्बत के पैमाने पर रख कर नापा जा सके। जोहान हर रोज एक अलग तरीके से हिजाब की ज़ात की नफी करता, उसको जहनी अजियत से दो चार रखता, अपनी इस तकलीफ को मिटाने के लिए जो हिजाब ने एक अरसा पहले उसको अपने अल्फाज से दी थी। ये असर के बाद का वक्त था। सूरज तकरीबन गुरूब होने को था। वो शहर से गांव वापस जा रहा था। तभी रास्ते में जुहान को अपना दोस्त जहीर मिल गया। उसे लिफ्ट देते हुए उसने गाड़ी में बिठाया। खूब बातें की। शहर से गांव तक का सफर अच्छा खासा था। कुछ वक्त तो बातों में कट गया, फिर जहीर एक किताब उठाए पढ़ने में मसरूफ हो गया। बहुत अच्छा हुआ उसके साथ ही इसी काबिल था। साला, जहीर किताब पढ़ते पढ़ते डैशबोर्ड पे हाथ मारता बड़बड़ाया। जोहान बेसाख्ता उसके अंदाज पे हंस पड़ा। वो जानता था कि जहीर को किताबें पढ़ना किस कदर पसंद था। खैरियत है भाई, किसकी बर्बादी भी खुश हो रहा है? वो मजाही अंदाज अपनाए बोलने लगा। यार, ये एक बड़ा ही गंदा किरदार है कहानी में, जिसने लड़की को पाने के लिए उसकी किरदार कशी की, जबकि वो पाक दामिन मोमिना थी। पर कोई नहीं, कहते हैं ना कि हर अरूज को ज़वाल आता है। अब देखो खुद उसी हाल में है जो उस बेचारी हीरोइन का किया था। ज़हीर अफसोस से बोलता जा रहा था, जबकि ज़ुहान का ज़हन उसके अल्फाज में कहीं अटक गया था। पाक दामिन मोमना, ये अल्फाज सोचते हुए उसके ज़हन में हिजाब का अक्स लहराया, जब वो उसकी माँ के सामने रोते हुए अपने किरदार की सफाई पेश कर रही थी और वो डटाई से ये सब इंजॉय कर रहा था। तुम्हें पता है कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 हिलाकत की चीज़ों से मोमिनों को बचने की हदायत की है, और वो हैं अल्लाह के साथ शिर्क करना, जादू करना, किसी ऐसी जान को नाहक कत्ल करना जिसे अल्लाह ने हराम किया है, सूद खाना, यतीम का माल खाना, जंग के मैदान से पीठ फेर कर भागना और भोली भाली पाक दामिन मोमिना औरतों पर तोहमत लगाना। तो फिर तुम खुद सोचो, कोई शख्स अगर उनमें से एक भी फेल करता है तो क्या उसने खुद अपने लिए हलाकत को नहीं चुना? वो और भी पता नहीं क्या क्या बोल रहा था, मगर सुहान का ज़हन इस कदर माऊफ हुआ कि वो कुछ भी समझने से कासिर था। झुके कंधों के साथ सुहान चूही घर में दाखिल हुआ तो गैर मामूली शोरगुल का एहसास हुआ। टीवी लाउंज में सब मिलकर बैठे हुए थे। सबके लबों पर फैली मुस्कान किसी खुशखबरी की नवीद दे रही थी। जोहान जैसे ही अंदर दाखिल हुआ तो सबसे पहले उसकी बेस्ट बडी यानी सुभान चचा ने उसे खुद में बेचा था। अब मेरा भतीजा भी अब्बा बनेगा और मैं बनूंगा दादा। हालांकि नाना बनना था पहले मुझे, पर चलो दादा ही सही। सुभान चचा की बात पर सभी नफूस का कहका छूट गया, जबकि सुहान ने नसमची से सबके चेहरे देखे थे। ऐसे क्या देख रहे हो? बाप बनने वाला है तू, आजा अम्मा के पास, तेरा माथा चूमू मैं। अनीसा बेगम बाहें फैलाए मोहब्बत से चूर लहजे में बोलती उसकी मुंतजर थी। जोहान को समझ नहीं आया कि वो क्या रिएक्शन दे। फौरन से माँ बाप को लिपटता, चच्ची से सर पे हाथ फिरवा कर मेहर का सर चूमता वो दीवाना वार अपने कमरे की तरफ भागा। धड़ाम से दरवाजा खुलने की आवाज पर हिजाब टहल कर बेड से उठी थी। जहां वो दोनों हाथ दरवाजे पर टिकाए गहरी गहरी सांसें भरता उसको देख रहा था। हिजाब का दिल उछल कर हालत में आया। उसको यकीन था इस बार वो किसी और प्लान के तहत उसे तकलीफ देने के इरादे से यहाँ आया था, मगर अगला लम्हा बहुत ही गैर मुतवक्को था। वो तकरीबन भागता हुआ आया और हिजाब के कदमों में गिर गया। सुहान, ये क्या कर रहे हैं आप? प्लीज उठ जाएं, ऐसा मत करें। हिजाब ने हाथ बढ़ाकर सुहान को खड़ा करना चाहा, मगर वो उसके हाथ थामे अपने माथे से लगा गया। आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी हिजाब, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम पे बोतान लगाया, तुम्हारी किरदार कशी की। मैं तो माफ़ी के लायक भी नहीं हूँ। मुझे मेरा अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। अगर तुमने माफ़ नहीं किया तो प्लीज़ हिजाब, तुम मुझे जो सज़ा देना चाहती हो दे दो, मैं तैयार हूँ। पर मुझे एक बार माफ़ कर दो प्लीज़ हिजाब, प्लीज़। वो बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रो रहा था। माफ़ी का तलबगार था, अपने फेल पर शर्मसार था। हिजाब के हाथ उसके आंसुओं से भीगते जा रहे थे और वो बेयकीनी के आलिम में उसे सुन रही थी। आज उसकी दवाओं को बिलाकर कबूलियत का शर्फ नसीब हो गया। उसके शौहर को अपनी गलती का एहसास हो गया था। जहान के दोनों हाथ मजबूती थामे वो घुटनों के बल उसके सामने बैठे और उसका आंसुओं से भीगा चेहरा साफ किया। उसके रद्द अमल पर सुहान की आंखों में बेयकीनी उतरी थी। जो कुछ अब तक हिजाब के साथ करता आया था
اس के बाद उसने हिजाब से इस कदर आला ज़रफ़ी की उम्मीद नहीं रखी थी। नहीं, सुहान पहले माफ़ी माँगने का हक़ मेरा है। मैं हमारे बीच इन तलख़ियों की ज़िम्मेदार हूँ। मगर मेरा यकीन जाने, मैं महज़ ज़हर और आपके बीच के पाकीज़ा रिश्ते की हकीकत से वाक़िफ़ नहीं थी और कुछ हालात ने मुझे तल्ख़ कर दिया था। मैंने बहुत गलत बात कह डाली। मेरा यकीन करें कि मैं हर रात अल्लाह से अपने गुनाह की माफ़ी माँग कर सोती थी और आपसे भी माँगना चाहती थी। मगर आपने तो मुझसे लागू तमाम हकूक़ छीन लिए और ये इंतज़ार तूल पकड़ता चला गया। हिजाब की आँखें नम थीं और वो अपने दिल को खोल कर सुहान के सामने रख गई। तुम्हारी ये गलती इतनी बड़ी नहीं थी जितनी मैंने तुम्हें सज़ा दे दी। मैं फ़िरौन बन गया। मुझे लगा तुम मेरी मलकियत हो जिसके साथ मैं कुछ भी करूँगा, मुझे किसी को हिसाब नहीं देना होगा। मैं भूल गया था कि तुम उस पाक रब की बंदी हो, उसकी मोमना बंदी जिसके साथ मैं ज़ुल्म कर रहा था। अगर तुम्हारा हिसाब वो मुझसे अभी ले लेता तो क्या मैं हलाक नहीं था? ज़ुहान का जिस्म इस बात का इकरार करते हुए खौफ से लरज़ रहा था। अपने गुनाह के बोझ तले दबा हुआ था। ज़ुहान, मैंने कभी आपको बद्दुआ नहीं दी, कभी शिकायत नहीं की, बल्कि हमेशा आपके लिए हदायत माँगी और देखिए मेरी दुआ कबूल हो गई। बल्कि अल्लाह ने साथ ही हमें इतनी बड़ी खुशखबरी से भी नवाज़ा। हिजब का लहज़ा आजिज़ था जबकि गाल खुशी से गुलनार हुए थे। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, ना सिर्फ़ मेरी नस्ल बढ़ाने के लिए, बल्कि मेरी ज़िंदगी में आकर मुझे बेहतर इंसान बनाने के लिए। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और अपनी आखिरी साँस तक करूँगा। हिजाब के हाथों की पुष्ट अकीदत के साथ आँखों से लगाते हुए वो अपने जज़्बात का इज़हार कर गया, जिसे कबूल करते हुए वो झींक कर सर झुका गई थी। अब खुशियों भरी पुरसकून ज़िंदगी उनकी मुंतज़िर थी, जहाँ अगर कोई दुःख और तकलीफ़ आनी भी थी, तो उससे निमटने के लिए वो एक-दूसरे का हाथ मज़बूती से थामे हुए थे। दूर कहीं चाँद उनकी खुशियों पर मुस्कुराता बादलों की ओट में छुप गया था।